हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक क्लासेस ऑफ राइट वे। आज बच्चे हम लोग चैप्टर 2 के सेकेंड क्लास में हैं और चैप्टर 2 का फर्स्ट क्लास हम लोग कर चुके हैं। बच्चे, फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने फंक्शंस देखा था कि किस टाइप के रिलेशन को फंक्शन कहा जाता है, किस टाइप के रिलेशन को फंक्शन कहा जाता है, ये हम लोगों को आइडिया हो चुका है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस भी हमने देख लिया है, यानी वन वन ऑनटो, वन वन इंटो, मेनी वन ऑनटो, मेनी वन इंटो, ये सब हमने देख लिया है। उस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने किए थे और सबसे ज्यादा जरूरी चीज वर्टिकल लाइन टेस्ट और हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, ये दोनों भी हमने कर लिया है। अब बच्चे, हम लोग डोमेन स्टार्ट किए थे और मैंने कहा था कि डोमेन का आज कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। तो डोमेन में दो लॉजिक मैंने बच्चे आपको पढ़ाए थे लास्ट क्लास में, याद होगा आपको। अंडर लॉजिक वन हम लोग ये सोचते हैं कि एफ एक्स बाई जी एक्स, तो जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, gx शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि रेशियो फंक्शन में समथिंग अपॉन जीरो इन्फिनिटी डिफाइंड नहीं होता है। रूट अंडर एफ एक्स, तो रूट अंडर एफ एक्स में भी हम लोगों ने देखा था कि रूट के अंदर में अगर कोई चीज है, फिर से सुनो, रूट के अंदर में चाहे कितनी भी कॉम्प्लेक्स कोई भी क्वांटिटी हो, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव ही होगा या फिर इज इक्वल टू जीरो। वैसे जब आप चैप्टर 1 पढ़ोगे तो आप जान लोगे कि ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को हम लोग नॉन नेगेटिव कहते हैं। अब पॉजिटिव कहना भी गलत होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को हम लोग क्या कहते हैं, बताओ बच्चे? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो को हम लोग नॉन नेगेटिव कहते हैं, ये आप समझ लो। वैसे चैप्टर 1 जब आप लोग पढ़ोगे, क्योंकि जब हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं ना, तो हम लोग चैप्टर 2 से करते हैं, तो जो बच्चे अभी लाइव सेशन ले रहे हैं उन्होंने चैप्टर 1 अभी नहीं पढ़ा है, चैप्टर 2 आप पढ़ रहे हो। तो चैप्टर 1 में इसके बारे में डिटेल में बताएंगे। जब रियल नंबर्स आपको करवाएंगे ना, तो व्हाट इज पॉजिटिव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉन नेगेटिव, दोनों में जीरो का डिफरेंस होता है। तो चलो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं पहले डोमेन के ऊपर। और रेंज बच्चे, हमें रेंज अभी तो चलो थोड़ा इनवर्स फंक्शन निकाल करके रेंज बनाना आपको बता दिया जाएगा, लेकिन जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हम लोग सीख लेंगे और मैक्सिमा मिनिमा सीख लेंगे तो बेटर होगा वहां रेंज निकालना, तब और भी अच्छे तरीके से रेंज निकाल पाएंगे। अभी बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है रेंज का, ज्यादा रेंज पे फोकस नहीं करना, चैप्टर 2 में डोमेन पे करना है। तो देखो जरा, अगर मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, y इज इक्वल टू 2x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, 2x माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। बच्चे तो बताओ इसमें क्या करेंगे हम लोग? तो इसमें कौन सा लॉजिक लगाएंगे, रेशियो फंक्शन वाला या स्क्वायर रूट वाला? तो बच्चे इसमें हम लोग रेशियो फंक्शन वाला लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि रेशियो फंक्शन के अकॉर्डिंग लिखेंगे सिंस इट इज रेशियो फंक्शन, सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। दैट इज एक्स अगर कॉमन ले लिया तो एक्स माइनस वन इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी x जो है वो जीरो नहीं हो सकता और x जो है वो वन नहीं हो सकता, जीरो और वन नहीं हो सकता। तो सिर्फ पूरे रियल नंबर्स में से दो ही नंबर निकालने हैं हमें बच्चे, दो ही नंबर निकालने हैं पूरे रियल नंबर्स में से। तो ये हो जाएगा, इट इज अ रेशियो फंक्शन, सो ठीक है, तो इसका डोमेन आप लिख दोगे, डोमेन इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर्स माइनस सेट का नोटेशन देंगे और जीरो और वन को माइनस कर देंगे। माइनस करने का मतलब है कि सिर्फ दो वैल्यूज हटी हैं, जीरो और वन, बाकी सारी वैल्यूज हैं इसके अंदर। ठीक है, ये हो गया हमारा रेशियो फंक्शन। अब है एक और क्वेश्चन देखना जरा। अगर मैंने आपको कहा y इज इक्वल टू रूट अंडर x माइनस वन अपॉन एक्स माइनस टू और x माइनस थ्री, तो इसमें देखो ना बच्चे, रूट के अंदर में x माइनस वन भी है, नीचे x माइनस टू है और x माइनस थ्री है।
तो रूट के अंदर में जो भी क्वांटिटी है ये पूरी चीज होनी चाहिए ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये पूरी चीज होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x माइनस 1 बाई x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 होनी चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज स्क्वायर रूट ऑफ positive is only defined, positive is only defined। तो यहाँ देखो पॉजिटिव हटा करके अब आप नॉन नेगेटिव वर्ड यूज करना शुरू कर दो तो बढ़िया लगेगा ना, बेटर चीज अगर है तो क्यों ना हम उसको यूज करें। नॉन नेगेटिव इज ओनली डिफाइंड, लेकिन साथ ही साथ बट एट द सेम टाइम इट इज रेशियो फंक्शन ऑल्सो, तो इसमें दोनों लॉजिक लगेंगे। बट इट इज ऑल्सो अ रेशियो फंक्शन, और रेशियो फंक्शन में बच्चे डिनोमिनेटर जो है वो 0 नहीं हो सकता। तो x माइनस 2 और x माइनस 3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज कि x जो है वो 2 नहीं हो सकता और x जो है वो 3 नहीं हो सकता। एक बात आप अपने दिमाग में सेट कर लें कि x जो है वो 2 और 3 नहीं होने जा रहा, x इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 2 एंड 3। तो अब देखना है कि अब फिर भी अभी सवाल वही का वही है कि ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव यानी कि नॉन नेगेटिव होगा। तो बच्चे ये ऑलरेडी एक लीनियर फैक्टर में है, अगर ये लीनियर फैक्टर नहीं होता तो हमें ब्रेक करना होता। क्वेश्चन करवाएंगे इसके ऊपर भी। तो अब चलो देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव है और कहाँ कहाँ नेगेटिव है। तो नाउ कंपेयरिंग ईच लीनियर फैक्टर, चाहे वो न्यूमरेटर में हो या फिर डिनोमिनेटर में हो, कंपेयरिंग ईच लीनियर फैक्टर विथ 0। बताओ हमें क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है हमें, एक मिल रहा है 1। जब इसको 0 से इक्वेट किया, जब इसको 0 से इक्वेट कर रहे हैं तो बच्चे मिल रहा है x इज इक्वल टू 2। जब इसको 0 से इक्वेट कर रहे हैं तो बच्चे मिल रहा है x इज इक्वल टू 3। 1 2 एंड 3 ये मिल रहा है कंपेयरिंग ईच लीनियर फैक्टर विथ 0, कंपेयरिंग ईच लीनियर फैक्टर विथ 0। अब आपको करना क्या है कि इन तीनों नंबर को नंबर लाइन पे बना देना है 1 2 3। इन तीनों नंबर ने पूरे रियल नंबर को पता है 4 यूनिट में डिवाइड कर रखा है, 4 अलग अलग रीजन में। एक है माइनस इन्फिनिटी से 1 तक का रीजन, एक है 1 से 2, एक है 2 से 3। देखो ना, एक ये 1 रीजन, एक है ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। लेकिन हमारे काम में कौन कौन सा रीजन यूज होगा, चलो टेस्ट करते हैं। टेस्ट मतलब आप 3 से बड़ी कोई भी वैल्यू ले लो, लाइक 4। अगर 4 को यहाँ यहाँ और यहाँ डालते हो तो देखो तो ऊपर में 4 माइनस 1 पॉजिटिव आएगा, नीचे ये भी पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव। चलो एक बार टेस्ट करके दिखला देते हैं। एट x इज इक्वल टू 4, ये आ जाएगा 4 माइनस 1 बाई 4 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3। सो दिस इज 3 अपॉन 4 माइनस 2 इज 2, 4 माइनस 3 इज 1, सो दिस इज 3 बाई 2 पॉजिटिव। यानी कोई भी चीज अगर ये 4 के लिए ट्रू है ना बच्चे, तो ये सबके लिए ट्रू होगा। जो भी वैल्यूज 3 से ऊपर होंगी सबके लिए ट्रू होगा, जो भी वैल्यूज 3 से ऊपर होंगी सबके लिए ट्रू होगा, क्योंकि ये 4 के लिए भी ट्रू है। देखो ना, आप जरा इस तरीके से सोचो कि अगर हम लोग 3 से बड़ी वैल्यू ले रहे हैं तो दिस ब्रैकेट इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। नीचे में देखो तो जरा 3 माइनस 2 दिस इज ऑल्सो गोइंग टू बी पॉजिटिव, और 3 से बड़ी वैल्यू ले तो ये भी पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव मिलकर के पॉजिटिव ही देंगे बच्चे, तो इस केस में आ गया पॉजिटिव। अब बिटवीन 2 एंड 3 आप 2.5 ले लो ना। एट x इज इक्वल टू 2.5, जरा चेक करो तो, इस रीजन में चेक कर रहे हैं बच्चे। 2.5 पे जब आप चेक करोगे तो fx की वैल्यू यानी x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, दिस इज 2.5 माइनस 1 बाई 2.5 माइनस 2, और इधर है 2.5 माइनस 3।
So this is going to be 1.5 or this is going to be 0.5, this is going to be minus 0.5. So this is 1.5 by 0.25 नेगेटिव के साथ, नेगेटिव ही आ रहा है बच्चे, तो इधर आ गया नेगेटिव। अब आपने 11th और 12th में हो सकता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ना इस टाइप का क्वेश्चन किया होगा, आपको हैबिट होगी। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में ऑल्टरनेट प्लस माइनस आता था, तो चलो भैया यहाँ भी जल्दी जल्दी कर देते हैं। बट ये गलती आप अब नहीं करोगे, अब आप बड़े हो गए हो। ये गलती आपको नहीं करनी कि ऑल्टरनेट प्लस माइनस लगा देना है बिना सोचे समझे, क्योंकि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे बच्चे जब दो एडजेसेंट इंटरवल में सेम साइन आ जाता है। ठीक है, अभी तो फिलहाल नहीं आने वाला, लेकिन कभी कभी ऐसा आ जाता है, इसलिए इंटरवल में बस 1 मिनट एक्स्ट्रा लगना है। फटाफट आप चेक करके ही डालो जो भी पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है। 1 और 2 के बीच में अगर 1.5 डालते हैं तो दिस इज गोइंग टू बी पॉजिटिव, दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, लेकिन दो नेगेटिव मिलकर के हो जाएगा पॉजिटिव। 1 से छोटी वैल्यू बच्चे 0 डाल दो, डालो तो देखो 0 क्या आता है। 0 में -1 ऊपर आ जाएगा, नीचे -2 इंटू -3, 3 नेगेटिव आ रहे हैं, 3 नेगेटिव मिलकर के कर देंगे नेगेटिव। हमें क्या जरूरत थी बताओ तो, फंक्शन के पॉजिटिव होने की जरूरत है। पॉजिटिव क्या होना चाहिए बच्चे, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में कौन कौन सा रीजन आ गया, कौन कौन सा रीजन आ गया, ये आ गया पॉजिटिव में और ये आ गया पॉजिटिव में। तो ब्लू वाले आगे बताओ बच्चे हमारे डोमेन के अंदर। तो हम डोमेन कैसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे डोमेन, तो डोमेन इज फ्रॉम 1 to 2 यूनियन 3 to इंफिनिटी। इसके लिए देखो ना 1 और 2 को लेते हुए बीच में, क्योंकि 0 भी एक्सेप्टेबल है 3 से ऊपर। लेकिन 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 ये क्या, ये तो हम लोग भूल बैठे ना कि 2 और 3 नहीं हो सकता। बट तो लास्ट में लिख देंगे x कैन नॉट बी इक्वल टू 2 और 3। सो फाइनली डोमेन कितना हो जाएगा, तो फाइनली डोमेन इज, सो फाइनली डोमेन इज 2 पे नहीं लगाना स्क्वायर ब्रैकेट और 3 पे नहीं लगाना। तो फाइनली आवर डोमेन इज 1 to 2 और यूनियन 3 से इन्फिनिटी। 1 to 2 और 3 से इन्फिनिटी, ये हो गया हमारा डोमेन। आ गई बात बच्चे समझ में, आ गई ना। इसमें कुछ क्वेश्चन आप लिख लो होमवर्क में, जो कि आप लोग प्रैक्टिस करोगे। लाइक एफ एक्स इज इक्वल टू रूट अंडर, मैंने दे दिया आपको x, x -1 और x +3 का x स्क्वायर -4x और +3, और नीचे दे दिया x स्क्वायर 3 और ऊपर में 1 और 3 फैक्टर बन रहे हैं ना। क्वेश्चन रुक जाओ, मुझे सोचना पड़ रहा है ना, दे रहे हैं आपके प्रैक्टिस के लिए। और नीचे में फैक्टर हो जाएगा 1 और 3 ऊपर में है, नीचे में 2 और 4 ले लेते हैं, -6x और +8। देखो बच्चे इस क्वेश्चन को जब आप करोगे घर में तो थोड़ा सा हिंट दे देते हैं। ऐसे ना आप डिसाइड नहीं कर पाओगे कि ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक कब होने जा रहा है पॉजिटिव, तो आपको लीनियर फैक्टर में ब्रेक करना ही पड़ेगा। ऊपर वाले का देखो तो लीनियर फैक्टर क्या क्या ब्रेक होगा, x-1 और x-3, और नीचे वाले का क्या ब्रेक होगा, x-4 और x-2। अब आप जब सबको अलग 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 जीरो से इक्वेट करोगे तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 इतने सारे रीजन मिलेंगे, तो अब आप टेस्ट करके इसको बताओगे ये कहाँ कहाँ पॉजिटिव और कहाँ कहाँ नेगेटिव है। क्लियर बच्चे, जहाँ जहाँ पॉजिटिव होगा, साथ ही साथ आपको 4 और 2 नहीं लेना, साथ ही साथ आपको 4 और 2 नहीं लेना, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन को आप खुद करोगे, ठीक है। और अगर नहीं होता है, नहीं समझ में आता है, तो आप पूछोगे बच्चे मुझसे, हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इजी है। यहाँ से नेक्स्ट है,
तो ये हो गया रूट अंडर लीनियर फैक्टर्स में जो ब्रेक होने वाले हों वैसे एक्सप्रेशन के लिए। अब एक क्वेश्चन बच्चे हम करा रहे हैं आपको, x+1^2 प्लस 1/x-1^2. ऐसे क्वेश्चन को बच्चे कैसे करना है? कैसे? देखो y इज इक्वल टू रूट अंडर x+1, पावर हाफ का मतलब क्या होता है? रूट ना, सबको पता है। और हाफ का मतलब होता है रूट। 1/2 इज जस्ट स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट आ गया। अब कई बच्चे इसको क्या कहते हैं? अब कई बच्चे इसको क्या करने लगते हैं ना कि एलसीएम लेकर के सॉल्व करने लगते हैं और काफ़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। तो बच्चे इस टाइप में आपको एलसीएम नहीं लेना। आपको क्या करना है कि दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व करना है। इसको ना दो पार्ट में ब्रेक कर दो, एक ये और एक ये पूरा। So since it is a sum of two different type of functions, तो हम इसको अलग अलग तरीके से बच्चे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो ना, रूट अंडर x+1 कब डिफाइंड होगा? तो लिखेंगे इट इज डिफाइंड ओनली व्हेन x+1 is non-negative. x+1 is non-negative यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x जो है वो होना चाहिए -1 से बड़ा। x क्या होना चाहिए बताओ? -1 से बिगर होना चाहिए। नाउ थिंक अबाउट दिस सेकेंड पार्ट। 1/√x-1 कहता है कि इट इज डिफाइंड ओनली इफ x-1 तो होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन 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 बच्चे वेट करो, नीचे भी तो है, डिनोमिनेटर में भी तो है ये वाला पार्ट। डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। हमने जो ये लिया है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, उसमें क्या करेंगे? इक्वल टू हटा देंगे, तो लिखेंगे बट x-1 इज इन डिनोमिनेटर, so cannot be equal to 0. So cannot be equal to 0. Hence x-1 को खाली हम सॉल्व करेंगे ग्रेटर देन 0 के साथ, तो x आ जाएगा 1 से बड़ा। अब दोनों कंडीशन को देखो बच्चे, एक कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और एक कह रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दोनों को देखना पड़ेगा ना। एक ने कहा -1 से बड़ा और इसको लेते हुए, एक ने कहा खाली 1 से बड़ा, तो कॉमन क्या आया? से बड़ा। दोनों को जो सेटिस्फाई करेगा वही डोमेन में आएगा। ऐसा नहीं कि आधे को सेटिस्फाई कर रहा है, आधे के लिए वैलिड है, आधे के लिए नहीं है, तो भी वो x हमारा डोमेन का पार्ट हो जाएगा। नो, पूरे पार्ट को जो लीगलाइज करेगा हम उसी को लेंगे। तो यहाँ पर बच्चे हमारा आ गया कॉमन पार्ट इज x इज ग्रेटर देन 1, सो डोमेन इज ओपन ब्रैकेट लेंगे हम लोग और 1 से इंफिनिटी, ओपन ब्रैकेट ले लेंगे एंड फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी। नाउ सी, तो डोमेन आ गया हमारा 1 टू इंफिनिटी। अब रेंज के बच्चे कुछ क्वेश्चंस आप देख सकते हो, जैसे रेंज का जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है चैप्टर 2 के लिए जितना सिर्फ है, फिर 7 और 9 में भी पढ़ना है। चैप्टर 2 में जितना पढ़ना है वो ये है कि अगर मैंने आपको y इक्वल टू रूट अंडर समथिंग दे दिया है, तो पता है इसका रेंज क्या होगा? ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आज फिर से एक बार बता रहे हैं कि अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है, देन वी आर गोइंग टू राइट बोथ प्लस -5, यानी x की जगह 5 और -5 दोनों आ सकते हैं। तो बच्चे देखो, जब x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होगा तो आप x की जगह प्लस -5 दोनों ले सकते हो। और अगर x इज इक्वल टू √25 ऑलरेडी करके दिया हुआ है, अगर ऑलरेडी रूट लगाया हुआ है तो हम लोग x इज इक्वल टू सिर्फ +5 एक्सेप्ट करेंगे। अगर x इज इक्वल टू -√25 दिया हुआ है तो हम x इज इक्वल टू क्या एक्सेप्ट करेंगे? -5। बात आ गई समझ में? अब ये नई बातें हैं, अब आप थोड़े हायर लेवल में आ चुके हो, आपको सोचने समझने का तरीका ना थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए।
तो अब बच्चों जैसा आप ये नहीं बोलोगे कि √25 है तो हम +-5 दोनों लिखेंगे, नो, इट विल बी नॉट एक्सेप्टेबल। अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड वी आर गोइंग टू टेक रूट ओवर दैट, तब हम +-5 दोनों लेंगे। तो बच्चे यहाँ पर तो रूट लगा करके दिया हुआ है, तब तो एक बात कंफर्म है ना, दिस इज नॉट गोइंग टू बी 0, तो रेंज हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक? रेंज हो जाएगा पूरा 0 से इन्फिनिटी। रेंज कहाँ से कहाँ हो जाएगा? 0 से इन्फिनिटी। कुछ भी हो सकता है 0 से इन्फिनिटी तक के बीच में। क्लियर बच्चे? और दूसरा तरीका है रेंज का, एक तो स्क्वायर रूट के तरीके से समझने का है, रेंज का है जैसे मान लो अगर दिया हुआ है y इज इक्वल टू 3x प्लस 7, इसका रेंज निकालना है, तो आप ना इसका इन्वर्स फंक्शन निकालो, जो कि शायद आपने 11th-12th में भी पढ़ा होगा। इन्वर्स मतलब ये y के लिए है एक्सप्रेशन, आप x के लिए निकाल लो, तो 3x प्लस 7 विल बी इक्वल टू y, तो 3x विल बी इक्वल टू y माइनस 7, x विल बी इक्वल टू y माइनस 7 अपॉन 3। अब मुझे ये बताओ कि इसमें कौन कौन सी हम y की वैल्यू नहीं डाल सकते? अरे भाई ऐसी कोई वैल्यू नहीं है जो हमें इसमें डिस्टर्ब करे, हम किसी भी वैल्यू में से 7 माइनस कर सकते हैं और फिर उसको 3 से डिवाइड कर सकते हैं। तो किसी भी वैल्यू को हम लोग -7 कर सकते हैं और 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यानी y में भी एनी वैल्यू, तो y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो अब मतलब अब इसको फिर सॉल्व करते हैं हम लोग डोमेन जैसा, सॉल्व एंड थिंक लाइक डोमेन, सॉल्व एंड थिंक लाइक डोमेन। तो जैसे डोमेन के लिए लॉजिक देते हैं वैसे ही, तो इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। सो रेंज विल बी इक्वल टू पूरा रियल नंबर। तीसरा तरीका है बच्चे रेंज सोचने का, अगर f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है समथिंग x स्क्वायर प्लस 2 या -2, x स्क्वायर प्लस 2 और अपॉन 3 और फिर है -5, सपोज करो, ठीक है। अब देखो जरा इसको आप कैसे सॉल्व करोगे। आप ना पहले स्टार्ट करोगे एक्स स्क्वायर से, कोई तो एक स्टार्टिंग लेवल होना चाहिए, इसको कहते हैं रीजनिंग मेथड। वैसे ये चैप्टर 3rd में भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन हम लोग यही आपको रेंज के कॉन्सेप्ट में बता देते हैं। एक्स स्क्वायर ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस बच्चे, आ रहा है समझ में सभी को? यस, एक्स स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो अब धीरे धीरे ना मुझे एक्स स्क्वायर से यहां तक पहुंचना है, तो एक्स स्क्वायर और फिर +2 कर देंगे दोनों साइड, तो ये हो जाएगा 0 + 2, फिर कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन 3, तो इधर हो जाएगा 2 अपॉन 3, लेकिन यही नहीं रुकना, फिर इसमें से कर देंगे -5, तो दिस विल बी 2/3 -5। तो देखो तो जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2/3 -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 3 15 -13/3, यानी इसका रेंज आ जाएगा, रेंज आ जाएगा कहाँ से कहाँ तक बताओ बच्चे? -13/3 से लेकर के इन्फिनिटी तक। क्लियर बच्चे? क्वेश्चंस होंगे पीपी में हमारे जिस लेवल के आपके एग्जाम में आते हैं। तो रेंज का अभी हम लोगों ने 3 तरीका देखा सोचने का, एक तो स्क्वायर रूट वाले मेथड से, एक इन्वर्स निकाल करके, और एक लॉजिकल से एक्स स्क्वायर। इसमें हमेशा ना इवन पावर के साथ ही हम स्टार्ट करते हैं, अगर ये ऑड होता एक्स क्यूब सपोज करो, तो फिर हम नहीं डिसाइड कर पाते, क्योंकि स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ नहीं होता ना। ऑड पावर होता तो ये वाला मेथड नहीं लगा पाते, ध्यान से सुनो मेरी बात, क्योंकि ऑड के केस में हम कंफर्म नहीं होते कि ये पॉजिटिव हो रहा है या फिर नेगेटिव हो रहा है, लेकिन इवन के केस में ये हमेशा पॉजिटिव हो रहा है। सो वी कैन स्टार्ट विथ दिस मैथमेटिकल स्टेटमेंट। क्लियर बच्चे? ठीक है, अब तो डोमेन और रेंज काफ़ी कुछ हो चुका है, और एक बार और फिर से डोमेन और रेंज हम लोग चैप्टर 8 में पढ़ेंगे, जो कि
एक्सक्लूसिवली एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन के लिए होगा, जो कि एक्सक्लूसिवली एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम फंक्शन के लिए होगा। आज देखो बच्चे, अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक ग्राफ्स, जो कि मैंने आपको कहा था अगर बेसिक ग्राफ्स कर लेते हैं तो फिर मॉडिफिकेशन करने में आसानी होगी। बेसिक ग्राफ में बच्चे सबसे पहला ग्राफ, आप लाइफ में जब भी आपने सबसे पहली बार ग्राफ बनाना सीखा होगा, एक स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ आपने बनाना सीखा होगा। याद है आपको? स्ट्रेट लाइन या फिर आप लीनियर ग्राफ्स बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? लीनियर ग्राफ्स। सपोज करो y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है। सपोज करो y इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है। इसका हम लोगों ने बनाना सीखा हुआ है ना। x और y में x 0 हो गया, y 0 हो गया। अगर x 0 हो गया तो y कितना हो गया? 5। और अगर y 0 हो गया तो x कितना हो गया? -5/2। तो हमें पॉइंट मिल गया है बच्चे, x 0 और y 5, 0 5। और ये हो गया -5/2 और 0। ये आ गया हमारा लाइन। तो पता है इको ऑनर्स में ना बहुत ज़्यादा मैथमेटिकल अंदर घुस घुस करके स्लोप इंटरसेप्ट ऐसे हमें कुछ नहीं करना। बहुत मतलब स्लोप इंटरसेप्ट थोड़ा बहुत करना है, बहुत डिटेल में हर चीज़ का बिल्कुल 11th में जैसे कोनिक सेक्शन पढ़ा था वैसे ही कोनिक सेक्शन यहाँ लगाए। जरूरी नहीं है हम वर्टेक्स फोकस लेटस रेक्टम सब कुछ निकाले, कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस ग्राफ स्केच करना आना चाहिए, चाहे जिस मेथड से आप स्केच कर दो। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन का सबसे इजी मेथड यही होता है बच्चे, y इज इक्वल टू 2x प्लस 5। लेकिन कुछ और आपको हम लोग जानकारी देंगे मोर अबाउट लाइंस, लीनियर के मोर अबाउट लाइन इक्वेशन। इनसे रिलेटेड कुछ बातें और जरूर हम आपको याद दिलाएंगे जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और अभी हम लोग फिर से इसको रिवाइज करके यूज करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। ना सी मोर अबाउट लाइन इक्वेशन, लाइन के बारे में कुछ और जानकारी हमें चाहिए बच्चे, क्योंकि उसको फिर हम लोग यूज करेंगे ना क्वेश्चन करते वक्त। कितने फॉर्म से हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना सीखते थे? सबसे पहले है y इज इक्वल टू mx प्लस सी, आपको याद है y इज इक्वल टू mx प्लस सी में कैसी लाइन की इक्वेशन होती थी? सॉरी, दिस इज c और इसका स्लोप है m। तो ये ऐसे इक्वेशन की लाइन है जिसका स्लोप है m और y इंटरसेप्ट है c। ये सबको आइडिया है, 11th 12th में आप लोग पढ़ करके आ रखे हो। यानी y इज इक्वल टू अगर 2x प्लस 3 है, इसका मतलब है दिस लाइन विल बी पासिंग फ्रॉम 3, क्योंकि इसका y इंटरसेप्ट ये है 3 है। लाइन की स्लोप कितनी होगी बताओ? 2 होगी। ये है हमारे लाइन की इक्वेशन। जो पहला है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, सेकेंड वन पे आ जाओ। ये है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। देखो बच्चे, इसमें x पे अगर a 0 है, y पे अगर 0 b है, तो देखना बच्चे x इंटरसेप्ट कितना है? a है, और y इंटरसेप्ट कितना है? b है। तो x इंटरसेप्ट हो गया a और y इंटरसेप्ट हो गया b, तो ये हो जाएगा x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 1। यानी अगर कभी हमारे पास कोई ऐसी इक्वेशन आती है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, तो हम इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में ले जा सकते हैं। बजट इक्वेशन वगैरह सब इसी पे हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको ले जा सकते हैं। इसको करेंगे हम लोग 2x बाई 6 प्लस 3y बाई 6 इज इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड पे बच्चे 1 होना चाहिए, राइट हैंड साइड पे बच्चे 1 होना चाहिए। ये आ जाएगा x बाई 3 प्लस y बाई 2 इज इक्वल टू 1। बना दिया ना इसको डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। x के नीचे 3 है और y के नीचे क्या है बताओ? 2 है। y के नीचे 2 है,
तो ये हो जाएगा हमारा x इंटरसेप्ट इज 3, y इंटरसेप्ट इज 2, y इंटरसेप्ट इज 2। तो इक्वेशन ऑफ लाइन का जब ग्राफ बनाएंगे तो ये लो 1 2 3, y पे है 2, तो इट इज दिस लाइन। ये लाइन है जिसका x इंटरसेप्ट है 3 और y इंटरसेप्ट है 2। अगर नेगेटिव आता तो नेगेटिव एक्सिस पे ले लेते, कोई बड़ी बात नहीं है। नेगेटिव आता तो नेगेटिव एक्सिस पे भी हम लोग ले सकते थे। ठीक है बच्चे, तो ये हो गया डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। तो ये डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में बजट इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चे आगे चल करके। बजट इक्वेशन आएगा कुछ पी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू मनी एम, वहां पर फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो अभी अभी बता दें, चलो अभी ये बता देते हैं बजट इक्वेशन कैसे हम लोग डबल इंटरसेप्ट से आसानी से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये अभी बता देते हैं, ये आपको हेल्प मिलेगा। माइक्रो मैक्रो जो भी आप पढ़ रहे होगे उसमें भी बजट इक्वेशन आ ही जाता है। मान लो हमारे पास टाइप ऑफ कमोडिटी है ए और बी, दोनों का प्राइस है पी क्यू, ये टाइप है, ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है। क्वांटिटी मतलब कितना क्वांटिटी हम लोग परचेज कर रहे हैं। एंड टोटल मनी इज एम, टोटल मनी इज एम। तो मुझे ये बताओ कि अगर आपने एक्स क्वांटिटी परचेज की है प्राइस पी के हिसाब से और वाई क्वांटिटी परचेज की है अगर प्राइस क्यू के हिसाब से, तो टोटल आपने कितना एक्सपेंडिचर किया, टोटल आपका खर्चा कितना हुआ, पी इंटू एक्स प्लस क्यू इंटू वाई, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू एम। p इंटू एक्स प्लस क्यू इंटू वाई इज लेस देन इक्वल टू m। ये हो गई टोटल हमारा बजट इक्वेशन। और अगर पूरा मनी हमें खर्च करना है, लेस देन नहीं, पूरा मनी ही अगर खर्च कर देना है, मान लो अगर मेरे पास 1000 रुपये, हम पूरा का पूरा 1000 रुपया खर्च कर रहे हैं, लेस देन इक्वल टू वाला अभी आप मत समझो, अभी आप सिर्फ इज इक्वल टू वाला समझो। पूरा मनी अगर हमें सेविंग कुछ नहीं करना, पूरा का पूरा अगर खर्च कर देना है, तो पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू एम हो जाएगा। और अब देखो इसका बजट लाइन हम कैसे बनाएंगे, इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन। ये बात तो क्लियर है ना? कैसे क्लियर है? इट रिप्रेजेंट्स अ लाइन कैसे पता लगा? क्योंकि x की पावर 1 और y की भी पावर 1, जब दोनों की पावर 1 होती है और ये लीनियर फंक्शन होता है बच्चे, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? एक लाइन रिप्रेजेंट करेगा। अब इस लाइन की इक्वेशन हमें लिखनी है। ये लो आ गया, पी एक्स प्लस क्यू वाई, मैंने m को नीचे ले लिया। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं है, सबको आ रही है ना बात समझ में? अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा बच्चे तो आप बीच में भी पूछ सकते हो। लाइव क्लास का ये मतलब नहीं है कि बैठ जाओ और अरे बाद में रिकॉर्डेड देख लेंगे समझ जाएंगे। दिमाग तो वही है ना, टीचर भी वही है, लेक्चर भी वही है, कुछ नहीं बदलने वाला बाद में भी। अभी जो आप पूछोगे समझ लोगे तो फिर एक बर्डन खत्म हो जाएगा और आगे भी हो सकता है इंटरेस्ट आ जाए। इसलिए लाइव सेशन अगर आप ले रहे हो तो बच्चे आप पूछो उसमें, ठीक है। m से डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि इस साइड जो है वो हमें 1 बनाना है। इसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है इसलिए बता दें, 1 हमें बनाना है क्योंकि डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में देखो ना राइट हैंड साइड पे 1 था। अब देखो ये बन जाएगा x के नीचे m बाई पी, y के नीचे बन जाएगा m बाई क्यू इज इक्वल टू 1। तो दिस होल इज x इंटरसेप्ट, दिस होल इज y इंटरसेप्ट। तो मजा आ गया ना, फिर ये लो ग्राफ बन गया। नाउ टेल मी that can money be negative? No, money is never going to be negative. And what are P and Q? So P and Q are price of each commodity. Then money upon price, how it can be negative? ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव ही होगी बच्चे। तो x पे मैंने ले लिया m बाई पी और 0, और y पे ले लिया 0 और m बाई क्यू। अब इसको हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया,
ये हो गया हमारा लाइन। तो समझ में आ गया ना कि क्या डबल डबल इंटरसेप्ट को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। तो जब हमारे पास नंबर्स नहीं होते बजट इक्वेशन में अप्लाई कर लेते हैं और ये बन गया हमारा बजट लाइन। अब अगर कभी माइक्रो माइक्रो वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे ना बजट लाइन, तो आप परेशान मत होना, तुरंत समझ जाना कि व्हाट इज बजट लाइन, क्योंकि आपके एमएमई के टीचर ने आपको करा दिया है। क्लियर बच्चे? चलो, और भी बहुत कुछ है। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, equation of line passing through point and having slope m, having slope m। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि पास कर रहा है x1 y1 से और जिसका स्लोप m है, ये हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। कुछ याद आ रहा है? ये तो सबसे पहला फॉर्म होता था ना जब हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते थे, 11th-12th में जरूर आपने पढ़ा होगा। आ गया समझ में? उसके बाद से है इक्वेशन ऑफ, अच्छा स्लोप तो निकालना आता है ना, स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अगर लाइन का दो पॉइंट हमें पता है x1 y1 x2 y2, तो स्लोप क्या हो जाएगा? चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। अब आपकी मर्जी, आप चाहो तो y1 माइनस वाई कर दो और x1 माइनस x2 कर दो, लेकिन जैसा ऊपर में नंबरिंग लोगे वैसा ही नीचे में भी। क्या मतलब है इसका? जैसे ऊपर में y2 माइनस वाई वन लिया और नीचे में x2 माइनस x1, अगर आप चाहते तो y1 माइनस वाई भी ले सकते थे, x1 माइनस x2 भी। इसको कोई मतलब नहीं है कि आप किसको पहले लेते हो, बस जो y का चेंज है उसको x के चेंज से हमें क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। फिर है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। दो पॉइंट्स से बच्चे लाइन को हमें पास कराना है, x1 y1 x2 y2। तो इसकी इक्वेशन निकालनी है बच्चे। इक्वेशन कैसे निकलेगा? तो y माइनस वाई वन आपको याद होगा, y1 माइनस वाई टू इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन x1 माइनस x2। y माइनस वाई वन अपॉन y1 माइनस वाई टू इज इक्वल टू x माइनस एक्स वन अपॉन x1 माइनस x2। ये हो गई हमारी लाइन की इक्वेशन। आप चाहो तो नंबरिंग मतलब बदल भी सकते हो, यहाँ y2 कर दो, यहाँ y2 कर दो, यहाँ y1 कर दो। तो यहाँ भी बच्चे उसी हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, मतलब जो यहाँ वही यहाँ नंबरिंग, जो यहाँ वही यहाँ और जो यहाँ वही यहाँ। लेकिन बस फिक्स रहेगा तो ये y और x, क्योंकि इक्वेशन है तो y और x तो रखना है ना। तो स्ट्रेट लाइन में इतना ही है। वो नॉर्मल फॉर्म वगैरह हमें नहीं पढ़ना, पी कॉस अल्फा जो भी था, एक्स कॉस अल्फा, वो सब नहीं पढ़ना हमें। ठीक है, इतना ही स्ट्रेट लाइन के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। तो जो कुछ क्वेश्चंस है टैक्स वगैरह वाले जो आपको मिलेंगे बुक में, वो सब भी अब आप क्वेश्चन समझ पाओगे। क्लियर बच्चे? स्ट्रेट लाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम? बेसिक ग्राफ में हम लोगों ने अभी पहला टॉपिक किया है स्ट्रेट लाइन। इन्हीं को भी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं बच्चे स्ट्रेट लाइन के बारे में, नो प्रॉब्लम। चलो, सबको आ रहा है समझ में, तो आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेट लाइन के बाद नेक्स्ट है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, इसमें देखना बच्चे हमें किस किस टाइप के ग्राफ देखने हैं। हमें ग्राफ देखने हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये भी है पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2। के बाद से देखना है वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, ये सब पैराबोला होते हैं। फिर इलिप्स देखना है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फिर हाइपरबोला देखने हैं, सेकेंड डिग्री में इतने ही होते हैं बच्चे। तो ये सब स्टैंडर्ड फॉर्म है, इन सब के बारे में देखना है।
तो पहले हम लोग देखते हैं सर्कल। पहले किसके बारे में देखते हैं? सर्कल के बारे में। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सर्कल की जो बेसिक इक्वेशन होती है वो ये होती है एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। जो भी माइनस के बाद अंदर में चीजें आ रही हैं, पता है आपको, सेंटर हो जाएगा अल्फा बीटा, रेडियस हो जाएगा आर। सेंटर हो जाएगा अल्फा बीटा, रेडियस हो जाएगा आर। का ग्राफ कैसे बनाओगे? मान लो कि अल्फा बीटा यहाँ पॉइंट आ रहा है, ये कहीं भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, कहीं भी हो सकता है। और अगर मान लो आर इतना सा डिस्टेंस है, हो गया ना, सर्कल बन गया। क्लियर बच्चे? सर्कल जिसका सेंटर अल्फा बीटा है और रेडियस आर है। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो, कभी ऐसे आ जाता है एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो इसका सेंटर हो जाएगा 1 - 2 और रेडियस कितना हो जाएगा? 5। -2 किस लिए बच्चे? देखो यहाँ प्लस है ना, होना क्या चाहिए था? माइनस, तो हमने माइनस कर दिया, क्योंकि y प्लस टू को लिख सकते हैं y माइनस -2। सेंटर हो गया -2, इधर आ गया 1 1 2, तो दिस इज 1 - 2 और इस पे रेडियस बच्चे 5 ले लेना है, तो कुछ इस तरीके का बनेगा सर्कल। आई बात समझ में? दिस इज 1 - 2। क्लियर बच्चे सबको? सर्कल के बाद ये वाला जोन पढ़ना है ना, पैराबोला। चलो बच्चे अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पैराबोला। डिग्री 2 के अंदर में ही हैं अभी हम लोग। पैराबोला बच्चे आपको याद होगा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इज दिस टाइप ऑफ पैराबोला। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स इज दिस टाइप ऑफ पैराबोला। बस माइनस है तो इस साइड बन जाएगा। अगर ज़्यादा हमें वर्टेक्स, फोकस, लेटस, रेक्टम ये सब कुछ देखने की जरूरत नहीं है। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स में यहाँ देखो, आप इसको पहचान सकते हो कि ऐसा वाला ही पैराबोला क्यों बनेगा, क्योंकि y की वैल्यू प्लस डालो या माइनस डालो, x 1 मिलना है। एक x के लिए दो दो y हैं, यानी ये बनेगा इस टाइप का पैराबोला। देखो ना आप, x इज इक्वल टू अगर 1 डालते हो तो y इज इक्वल टू +1 -1 दोनों मिल रहे हैं, तो 1 + 1 1 - 1। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -x, तो लेफ्ट साइड बन गया। फिर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, तो बच्चे ये बनेगा वर्टिकल, क्योंकि x 1 डालो या -1 डालो, y तो 1 ही मिलना है। फिर है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -y, ये बनेगा डाउनवर्ड पैराबोला। क्या बनेगा? डाउनवर्ड पैराबोला। क्लियर बच्चे? तो बस हमें पैराबोला का शेप आना चाहिए। एक्चुअली में ये कहाँ से एग्जैक्टली पास करेगा ये सब कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये पता होना चाहिए कि एक बस ये वाला वर्टेक्स, ये जो येलो में शेड कर रहे हैं वर्टेक्स, बस वर्टेक्स को आप सही जगह पे मैच कर दो, पैराबोला बना दो, शेप हो गया। ठीक है? पैराबोला के बाद बच्चे आते हैं हम लोग इलिप्स पे। इलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो इसका ना सेंटर है 0, इसका भी सेंटर है 0, यानी इलिप्स का सेंटर हो गया 0 0। एक्स के नीचे ए का स्क्वायर तो ए गए, माइनस ए गए। ध्यान से सुनो मेरी बात, एक्स के नीचे ए का स्क्वायर तो इधर हम लोग ए गए, ए 0 और इधर गए तो -a 0। वाई के नीचे बी का स्क्वायर तो 0b और इधर आ गया 0 -b। अब इन चारों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, बन गया इलिप्स, बन गया इलिप्स।
तो इलिप्स हॉरिजॉन्टल बनेगा या वर्टिकल बनेगा ये डिपेंड करता है। अगर एक्स स्क्वायर के नीचे 3 का स्क्वायर है और वाई स्क्वायर के नीचे 5 का स्क्वायर है, तो बच्चे अब इलिप्स इस टाइप का बनेगा ना, इधर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। नाउ सी बच्चे, तो ये हो गया x के नीचे 3 का स्क्वायर है, दैट्स नॉट 32, 3 का स्क्वायर है, तो इधर हम लोगों ने 3 0 ले लिया और इधर क्या ले लिया -3 0, इधर ले लिया 0 5 और इधर ले लिया हमने 0 -5। तो ये वर्टिकल इलिप्स बन गया। तो किसके नीचे बड़ी क्वांटिटी आती है ये हमें ध्यान देना। अगर y के नीचे बड़ी वैल्यू का स्क्वायर हुआ तो वर्टिकल बन जाएगा, अगर x के नीचे बड़ी वैल्यू का हुआ तो हॉरिजॉन्टल बन जाएगा बच्चे। क्लियर? इलिप्स के बाद है हाइपरबोला। हाइपरबोला में बच्चे इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर। इसको ध्यान से देखना क्योंकि ये टेक्निक आपने नहीं पढ़ा हुआ है। पैराबोला, इलिप्स और सर्कल वगैरह तो चलो आपने पढ़ भी रखा है, लेकिन हाइपरबोला आपको बिल्कुल नए तरीके से बताया जा रहा है, जो कि आपको 11th 12th में नहीं बताया जाता है, ये सिर्फ कॉलेज में बताया जाता है। ध्यान से सुनना बच्चे। एक्स के नीचे है ए का स्क्वायर, सेंटर तो वही हो गया x माइनस 0 का स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई माइनस 0 का स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सेंटर तो हो गया बच्चे 0 0। x के नीचे है a का स्क्वायर, तो इधर चले गए हम लोग a0 पे, पीछे चले आए -a0 पे। y के नीचे b का स्क्वायर है, ऊपर चले गए 0b, नीचे आ गए 0 -b। अब आप एक काम करो, ये जो भी 4 पॉइंट आपको मिलते हैं इन चारों से हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना करके, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन बना करके एक बॉक्स तैयार कर लो। आप बनाओगे तो आप ऐसे लाइन, तब आपको ये वाला एक बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स में आपको क्या करना है, डायगोनल बनाने हैं। ये देखो डायगोनल, डायगोनल, समझ में आ रही है बात? और अब ब्लैक से बनाने जा रहे हैं। पॉजिटिव है एक्स वाली क्वांटिटी, पॉजिटिव है एक्स वाली क्वांटिटी, तो इन दोनों लाइन पर्पल वाले मतलब डायगोनल के बीच में, डायगोनल के बीच में इस टाइप से आएगा और इससे ये टर्न करके निकल जाएगा। इधर से आएगा और ये जो मिड पॉइंट है बॉक्स का, यहाँ से टच करके निकल जाएगा। यानी इसका अगर पैराबोला देखोगे तो ये इस डिजाइन का दिख रहा है, हाइपरबोला सॉरी, हाइपरबोला इस डिजाइन का दिख रहा है। आपको सिर्फ ब्लैक पोर्शन दिखना चाहिए, नो पर्पल नो ब्लू। तो आप देखो, तो हाइपरबोला इस डिजाइन का हमारा बन गया, जो कि हॉरिजॉन्टल कहलाएगा। समझ में आया? फिर से सुन लो। एक्स के नीचे जिसका स्क्वायर हो उतना ही लेंथ हम लेफ्ट और राइट दोनों में लेते हैं। वाई के नीचे जिसका स्क्वायर आएगा उसी का लेंथ हम ऊपर और नीचे लेते हैं। बॉक्स बना लेते हैं, बॉक्स के बाद फिर डायगोनल स्केच कर देते हैं। डायगोनल स्केच करने के बाद ये डिसाइड होता है कि हाइपरबोला लेफ्ट राइट में बनेगा या ऊपर नीचे बनेगा। लेफ्ट और राइट में बनेगा अगर एक्स वाली क्वांटिटी पूरी पॉजिटिव हुई तो। बच्चे आप लोग जरा एक क्वेश्चन करना, इस क्वेश्चन का स्केचिंग करना है। करो तो सभी कोई, 2 मिनट का टाइम दे रहे हैं आपको। हाँ जी बच्चे, कर लिया आप लोगों ने सभी ने क्वेश्चन? देखो तो जरा, जिन जिन बच्चों ने किया है, कुछ बच्चों का सही है कुछ बच्चों का गलत है, तो आप लोग जरा बच्चे अपना मैच कर लें। ये हो गया वाई स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो x के नीचे है 1 तो 1 1 ले लिया, y के भी नीचे है 1 1 1 का बॉक्स बना लिया, 1 1 का बॉक्स बना लिया। बॉक्स के बाद हम लोगों ने उस पर डायगोनल भी स्केच कर दिया।
दिस इज 1 0, दिस इज -1 0, दिस इज 0 1, दिस इज 0 -1। अब देखो तो जरा कि कौन सी चीज हमारी पॉजिटिव है। y वाली टर्म पॉजिटिव है, यानी इस बार ऊपर नीचे बनेगा। तो इस लाइन को ध्यान में रखते हुए, ताकि टच ना करे, डायगोनल्स इसलिए बनाए जाते हैं जिनको एजिम्टोड कहते हैं बच्चे। चैप्टर 6 में हम लोग जानेंगे कि एजिम्टोड होता क्या है और कैसे निकालते हैं, कितने डिफरेंट टाइप के एजिम्टोड्स होते हैं, सारा कुछ डिटेल में हम लोग चैप्टर 6 में पढ़ेंगे। ये बना दिया। ये एजिम्टोड होते हैं डायगोनल, इसलिए ध्यान रहे उनको कभी टच मत करा देना। ये बन गया हमारा क्या, हाइपरबोला। क्या बन गया ये हमारा, हाइपरबोला। यानी ये ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा, 0 1 से और इधर 0 -1 से। ये बन गया हमारा हाइपरबोला। तो डिग्री 2 में बच्चे हमें यही करने हैं, सर्कल करने हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। इन सब का बेसिक ग्राफ हम लोगों ने देख लिया। अब डिग्री 3 वाले भी ग्राफ्स होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आज के क्लास में इतना काफ़ी है। आज के क्लास में इतना काफ़ी है। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि सारे बेसिक ग्राफ्स एक क्लास में तो नहीं हो सकते। तो बच्चे सेशन में चैप्टर 2 के अभी हम लोग सेशन कर रहे हैं 2021 और 22 का, ताकि आपको ये ना लगे कि पुराने वीडियोस ही अपलोड किए जा रहे हैं। नए वीडियोस हैं, बिल्कुल आप ही सभी बच्चों के लिए है। तो क्लास 3 में बच्चे हम लोग करेंगे ग्राफ्स, कैसे कैसे, एक्स क्यूब वाले ग्राफ, x5 x7 सब एक जैसे होते हैं, थोड़ा थोड़ा फर्क है। फिर x4 x6 ऐसे पॉलिनोमियल के ग्राफ्स देखेंगे। उसके बाद से मॉड x, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, बहुत कुछ है जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, e⁻x, ln x, 1/x, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एंड मेनी मोर जो भी आएंगे। इन सब ग्राफ्स के बारे में डिटेल में देखते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो नेक्स्ट क्लास इज ऑल्सो गोइंग टू बी अबाउट ओनली बेसिक ग्राफ्स, उसके बाद से फिर हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे। ठीक है बच्चे, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय 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 बाय। लेकिन जिनको कोई भी डाउट पूछना है वो भी बच्चे अभी रुकेंगे, और जिनको स्क्रीनशॉट चाहिए अच्छा नोट्स बनाने के लिए, क्लास में कहीं आप पीछे रह गए होंगे किसी पेज पे, तो वो भी बच्चे अभी वेट करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।